नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। भारत रत्न की घोषणा लगातार हो रही है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और उन सारे दावों को पूरा किया जा रहा है जो वर्षों से, दशकों से बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों के लिए उनके समर्थक लगाते रहे थे मांग, और अब वो मांग पूरी हो रही है। कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह की बात कर लीजिए, नरसिम्हा राव के लिए भी मांग हो जाती थी गाहे बगाहे। एमएस स्वामीनाथन का नाम नया नाम है। एलके आडवाणी राजनीतिक कारणों से उनको दिया गया है। ये चर्चा का विषय अपने आप में उस वक्त हुआ था जब बात सामने आई थी कि आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन उनके साथ दिए गए कर्पूरी ठाकुर को शुद्ध रूप से राजनीतिक कंसिडरेशन के तहत दिया गया था, ये मानकर चला गया। अब यहां सवाल यह है कि ये तमाम लोग जिनको भारत रत्न दिए जा रहे हैं, सबकी अपनी उपलब्धियां हैं और सब के सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसमें एमएस स्वामीनाथन को छोड़ दीजिए, उन्होंने भारतीय कृषि को नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन इनकी दिशा क्या दरअसल भारत रत्न के लिए सबसे बड़ी वजह है या फिर कुछ और है? स्वामीनाथन जी की बात कर लीजिए। संसद में सांसद के तौर पर मैंने उनको देखा है। बड़े ही शांत स्वभाव के कृषि वैज्ञानिक के तौर पर जो उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की थी, तो मनोनीत सांसद के तौर पर आया करते थे। ये यूपीए सरकार के दौर की बात है। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखने वाले और बहुत ही कम मौकों पर उन्होंने सदन में बोला होगा। और कृषि क्रांति जो हमारे यहाँ हरित क्रांति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में जिसे 60 के दशक के आखिर में लागू किया गया था, जिस कारण से ये हरे भरे हो गए और पूरे देश में सबसे ज्यादा कहा यही जाता है कि पैदावार के मामले में आगे अग्रणी यह क्षेत्र माना जाता है। तो हरित क्रांति के वो जनक, उन्होंने न केवल पैदावार को बढ़ाने के लिए जो अपनी तरीके से कृषि वैज्ञानिक के तौर पर करना था उन्होंने किया, और देश को पैदावार के संदर्भ में इस स्थिति में पहुंचाया जब हमें बाहर से अनाज आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कल्याण सोना और सोनालिका बीज जिस तरह से आए, और उसके बाद हमें गेहूं, वो लाल वाली गेहूं जो पहले बाहर से आया करती थी, उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे देश में कि इतना अनाज पैदा होने लगा। लेकिन उन्होंने किसानों के लिए एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसान जो है वो पैदावार तब तक करता रहेगा जब तक उसे ये पूरा सौदा फायदेमंद लगेगा। किसान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे में उन्होंने एमएसपी के लिए जो फॉर्मूला दिया था, स्वामीनाथन फॉर्मूला, उसे लागू करने का संघर्ष आज भी चल रहा है। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल गया है, लेकिन क्या वो फॉर्मूला जिसके जरिए किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिल सके, उसे किसी ने लागू किया? क्या कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या बीजेपी की सरकार ने किया? कांग्रेस की सरकार ने उन्हें मनोनीत कर राज्यसभा पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। लेकिन जिस चीज के लिए वो खड़े थे, किसानों के लिए, वो उनकी इच्छा जरूर होती कि उसे पूरा किया जाए, वो आज भी लंबित है। अब ये तो हो गई एमएस स्वामीनाथन साहब की बात, लेकिन असली बात और असली कहानी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 और उसके ठीक पहले कई महानुभावों को भारत रत्न, ये भारत रत्न दरअसल अगर आप कुछ यूं कहें कि आपको अगर वोट रत्न चाहिए तो आपको इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। सियासत है और सियासत करने का सबों को हक है। आप चौधरी चरण सिंह की बात कर लीजिए। चौधरी साहब के नाम से बहुत ही विख्यात, और जिन्होंने ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण जीवन को जिया, और
उसे इस तरह से भारत की मुख्य धारा में लेकर के आए कि नीतियां आज की तारीख में किसानों के हिसाब से ही बनती हैं। तो किसानों की बात करने वाले चौधरी साहब के लिए भारत रत्न अपने आप में भारत रत्न का भी सम्मान है। लेकिन अभी इस वक्त भारत रत्न चौधरी साहब को क्या टाइमिंग पर भी कोई बात हो सकती है? क्या एक सुखद संयोग है कि इस वक्त जब चौधरी साहब के पोते और आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, इस वक्त जब उनसे भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है गठबंधन की, उसी दौर में ये फैसला आया है। जयंत ने ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री को लक्षित करके उन्होंने कहा है कि दिल जीत लिया। और जब वो ये कह रहे हैं तो जाहिर है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जाट समुदाय के लोगों को की ही नहीं बल्कि जो गैर जाट समुदाय और कृषि समाज से जुड़े हुए हैं, कृषक समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं का उद्गार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े नेताओं को आज की तारीख में चुनाव ने एक जाति विशेष से जोड़कर रख दिया है। ये बड़े दुख की बात है। आप चौधरी साहब की बात आज सुन रहे होंगे तो जाट समुदाय, ये शब्द बार बार आपको सुनाई पड़ रहा होगा। कितने विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे चौधरी चरण सिंह, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 1902 में जन्मे चौधरी साहब ने जब नमक बनाया था, गांधी जी ने नमक तोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, डांडी मार्च किया था 1930 में, तो यहां हिंडन नदी पर गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह ने भी नमक बनाया था। उस राजनीति के वो प्रोडक्ट थे जो देश की स्वाधीनता के लिए लड़ा था। उन्होंने किसानों के लिए खास तौर पर सत्ता में आने के बाद जो किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछड़ों के लिए जो किया, देखिए पिछड़ा आयोग आज की तारीख में संवैधानिक दर्जा पा चुका है, लेकिन उसका गठन किसने किया? उस व्यक्ति का नाम चौधरी चरण सिंह है। यह अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि देश के कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने मंडल आयोग के गठन की भूमिका निभाई। मंडल आयोग जिसने मंडल कमीशन रिपोर्ट दी और उसके बाद पिछड़ों को आरक्षण इस देश में मिला। कितनी बड़ी भूमिका उनकी, और आज उन्हें जाट समुदाय के वोटों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव की ये एक रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में करीब 40 से 50 लाख के बीच जाट समुदाय के वोट्स हैं और कहा यह जाता है कि मात्र 2% उत्तर प्रदेश की आबादी वाला ये समुदाय दरअसल कम से कम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को प्रभावित करता है सीधे तौर पर, और बाकी कई सीटों को अप्रत्यक्ष। खासतौर पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर क्षेत्र में इस समुदाय का जो वोट है वो निर्णायक वोट होता है। 2019 में बीएसपी और सपा गठबंधन, और उस वक्त उस गठबंधन में शामिल थे जयंत चौधरी, और नतीजा ये था कि 14 जो सीटें थी उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और ये बीएसपी और सपा के द्वारा जीत ली गई थी। और आज की तारीख में जब एक एक सीट पर विधिवत कार्य चल रहा है, मेहनत चल रही है, तो ये फैसला सामने आया है कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न, और ये जो बात हवा में थी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, उस पर मुहर भी लग गई। आप विधिवत घोषणा 1-2 दिनों में सुन सकते हैं। बिजनौर की सीट और जो पारंपरिक सीट है बागपत की, चौधरी परिवार की, उन दोनों सीटों को राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी बन जाएंगे। जयंत खुद संभव है कि जो तीसरी सरकार बनेगी प्रधानमंत्री मोदी की, उस सरकार में अगर बनती है तो मंत्री होंगे। और कहा यही जा रहा है कि एक राज्यसभा की सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को
इसी वक्त मिलेगी जो 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। देखिए कितनी चीजें इस चुनाव से तय हो रही हैं। भारत रत्न तो बस एक उसमें से डील का हिस्सा सा लगने लगा है। चलिए बिहार भी चल लेते हैं और उसे भी समझ लेते हैं। पिछड़ों की जो राजनीति है वो किस तरह से तय कर रही है बातों को, उसे समझना है तो चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह जिस पार्टी के मुखिया थे, लोकदल, आपको ये जानकारी होगी ही, लोकदल का गठन उन्होंने किया था और किसान और हल चुनाव चिन्ह उनका, और उस पार्टी के बिहार प्रमुख थे कर्पूरी ठाकुर। आप सोचिए कि उन्हें भारत रत्न पहले मिल गया और जो पार्टी प्रमुख थे, जो नेशनल प्रेसिडेंट थे चौधरी चरण सिंह, उन्हें अभी तक नहीं मिला था, आज घोषित हुआ। तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष को पहले मिल गया था। तो यही मैंने बहुत लोगों से आज सुना और वो कह रहे थे कि उन्हें तो पहले मिलना चाहिए था, प्रादेशिक अध्यक्ष को पहले मिल गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे कैसे मिल सकता था। तो आज देखिए प्रादेशिक अध्यक्ष भी राष्ट्रीय लोकदल के पा चुके और अब 23 जनवरी को उन्होंने पाया था और अब देखिए सामने आज चौधरी चरण सिंह को भी मिल गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल नहीं, माफ करेंगे, लोकदल के थे। तो बिहार की बात कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे और कर्पूरी ठाकुर दरअसल वो व्यक्ति है जिन्होंने आरक्षण के प्रयोग को सबसे पहले बिहार में जिस तरह से लागू किया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्होंने पिछड़ों में अपर पिछड़ा यानी कि अपर बैकवर्ड्स एंड लोअर बैकवर्ड्स की एक कॉन्सेप्ट को इजाद किया। पिछड़ा कोई एक मोनोलिथ नहीं है कि सब पिछड़े, इस पिछड़े में भी वर्ग होते हैं और जो समुदाय ज्यादा आर्थिक रूप से सबल हैं वो अपर बैकवर्ड्स हैं, जैसे कि यादव हैं, जैसे कि कुर्मी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि और दूसरी मजबूत जातियां हैं, कुछ मामलों में कुशवाहा। लेकिन उसके बाद जो और बैकवर्ड्स थे, जो अत्यंत पिछड़ा ईबीसीज कहलाते थे, उसकी अवधारणा कर्पूरी ठाकुर लेकर के आए थे, जैसे कि नाई हैं, कुम्हार हैं, इस तरह की जातियां जिनके पास वो ताकत नहीं होती है जो यादव समुदाय या कुर्मी समुदाय के पास होती है। उन्होंने इस सोच को सामने लाई और आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने उसी सोच को और आगे बढ़ाते हुए अपने लिए एक वोट बैंक ही तैयार कर लिया ईबीसी का, और वही वो वोट बैंक है पिछड़ों में जिस पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। नीतीश जी ने उस वोट बैंक को बनाया जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी उनके बाद अगर वो नहीं रह पाती है उस तरह से मजबूत, तो फिर जाहिर है कि वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को आएगा, देर सवेर आएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं। और जाहिर है इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को राजनीतिक रूप से एक प्लेटफॉर्म दे करके उनका सम्मान करना जरूरी था, और इसीलिए भारत रत्न आज की तारीख में, और टाइमिंग को समझना है तो चौधरी चरण सिंह साहब और कर्पूरी ठाकुर जी के लिए और उनके संदर्भ में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पर इससे बड़ी बात एक और है, और वो ये है कि राहुल गांधी लगातार जब घूम रहे हैं तो वो जातीय जनगणना की बात, बैकवर्ड्स की बात ये कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, अपने हर भाषण में कह रहे हैं। और एक बहुत अजीब सी लाइन शुरुआत में लोगों को लगी थी, लेकिन अब तो सुनते सुनते आदत पड़ गई है कि भाई देश में कितने सेक्रेटरीज हैं, 90 हैं, उनमें से कितने बैकवर्ड्स हैं, 3 हैं, और देश का सारा खर्चा जो है वो 87 सेक्रेटरीज करते हैं और 3 बैकवर्ड्स हैं, वो कैसे उनके लिए तय कर सकते हैं जो बैकवर्ड्स हैं। तो इस व्यवस्था को बदलना है, जातीय जनगणना करानी है, और बैकवर्ड्स की जो राजनीति है, पिछड़ों की जो राजनीति है, उसमें वो उतरे हुए हैं। भगवान राम का मंदिर बना है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से राममय पूरा भारतवर्ष हुआ, और आज भी आप जगह जगह जाइए, भगवा झंडे आपको गाड़ियों पर, घरों में लगे हुए मिल जा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि किसी और मुद्दे की जरूरत नहीं है। लेकिन जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं ले रही है, और कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप बारीकी से देखें तो राहुल गांधी के उस एजेंडे को अपने राजनीति में खलल न डालने के लिए, वो एजेंडा जो कि बार बार राहुल गांधी लेकर जातीय जनगणना और
ओबीसी गोलबंदी की कर रहे हैं, उसे समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों की राजनीति में इस तरह से कदम रखा है। क्या ये समझा जाए कि भारत रत्न कहीं ना कहीं उस ओर ही दरअसल जाता है जहां पिछड़ों की सियासत को अपने कंट्रोल में करने की एक कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, उसी की एक अगली कड़ी के तौर पर इस तरह की घोषणाएं हैं। और क्या ऐसा अगर है तो राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं या उनका जो एक प्रयास है, उसके एजेंडे के तौर पर जिसे वो सामने रखते हैं, उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना पड़ रहा है। क्या यहाँ पर राहुल गांधी की जीत है इन घोषणाओं में देखी जा सकती है? कांग्रेस समर्थक हाँ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने जब पिछड़ों की राजनीति की तो पिछड़ी राजनीति को साधने के लिए इस तरह की घोषणाएं होने लगी हैं। और हो भी क्यों ना, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि इतिहास में वर्तमान और आने वाले भविष्य की सारी बातें छिपी हैं। जब मंदिर ध्वंस, माफ करें, जब मस्जिद ध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद ध्वंस सन 92 दिसंबर में, उस वक्त जो सरकारें गिरी थी, उन सरकारों में 5 सरकारें गिरी थी और कल्याण सिंह की सरकार भी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से सरकार गिराई गई है केंद्र के द्वारा 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जब भी चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जाहिर है कि वो सरकारें ज्यादा बड़े मैंडेट से वापसी करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मंदिर आंदोलन का अपना एक लिमिटेड अपील है। ये बात तब साबित हुई थी जब 6 दिसंबर 92 को मस्जिद ध्वंस के 1 साल के भीतर जब चुनाव हुए तो मुलायम सिंह अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में आ गए थे। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो जानती है कि प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ जरूरत है। कहती ये भी है कि बाद में जब 5 जो सरकारें गिराई गई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जब चुनाव हुए तो मात्र 1 राज्य में जीत दोबारा हो पाई थी। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। बाबरी ध्वंस के बावजूद, मंदिर आंदोलन के बावजूद सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में जीत कर आई थी। और वहां भी कहा जाता है कि भैरव सिंह शेखावत की अपनी एक कद्दावर पर्सनैलिटी थी, जिस कारण से ऐसा हुआ था। तो जाहिर है ऐसे में इस तरह की घोषणाएं जो हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर हैं कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्ड से इस बार काम शायद नहीं चलने वाला है। इंडिया गठबंधन जाहिर है जयंत के साथ अपने अंत की तरफ निकल पड़ा है। जयंत जा रहे हैं एनडीए में और इंडिया गठबंधन अपने अंत की तरफ। और अब जो भी गठबंधन होंगे वो राज्यों के गठबंधन होंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि राहुल गांधी ने एक नया एजेंडा सेट कर दिया है और वो है ओबीसी राजनीति का। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक कुशल राजनीतिक पार्टी की तरह समझते हुए उसकी फील्डिंग भी शुरू कर दी है। और ये फैसले जो आज बड़ी बड़ी घोषणाएं बड़े बड़े लोगों के लिए जो हो रही हैं, भारत रत्न सरीखी ये अपने आप में उस दिशा की राजनीति को तय करती हुई नजर आती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये विचार जो सामने आ रहे हैं जमीन से इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आया हूं और जाहिर है आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। नमस्कार।